आज की मेरी चादर है सदियों से। शनो ऐसी बातें नहीं करते। ये बताओ कि तुम और मामी कब कराची आ रहे हो? इफ्तिखार, तूने ना मेरे अरमानों का खून किया। अभी तो पहाड़ी वाले बाबा का वजीफा भी पूरा नहीं हुआ था, तूने रिश्ता तय कर लिया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम और मामी कराची कब आ रहे हो? अब नहीं आना मैंने वहां पे, तुझसे ना मैं पक्की वाली कट्टी हो गई हूँ। आना तो तुम्हें पड़ेगा शनो, तुम नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो जा ना उसके पास जो तेरी मालकिन की काली कलोटी बेटी है। अच्छा शनो ये बताओ कि तुम्हें शादी में क्या तोहफा चाहिए? कैसा तोहफा? अरे बाबा तुम दूल्हा की बहन हो तो तोहफा मांगना तो तुम्हारा हक है ना। अच्छा ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां बनवा लेता हूँ, बिल्कुल वैसी ही जैसे मलिहा के लिए बन रही है। सच? लेकिन मैं तो तुझसे नाराज हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुझसे कुछ भी। ठीक है, तुम और मामी जी अगर मेरी शादी पर नहीं आओगे तो मैं भूख हड़ताल कर लूंगा। और ये बात मामी जी को भी बता देना कि मैं उनसे भी नाराज हूं। अल्लाह हाफिज। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बस उससे मैं पिछली दफा जब आप आए तो न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। इंतहाई माजरत चाहती हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं आपके और हाजरा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्हें हल कराऊं। आप हाजरा को नहीं जानते। पहले उसने अपनी फजूल हरकतों की वजह से अपनी बड़ी बेटी का घर बर्बाद किया, अब वो छोटी बेटी की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा जाने मलिया का रिश्ता कहाँ तय कर रही है, किस सहरे गैरे से। शायद वो कोई किराएदार वगैरह है। वो तो शायद पंजाब से ताल्लुक रखता है। वही तो, और 24 घंटे घर में घुसा रहता है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक गैर शख्स का क्या ताल्लुक घर की हर बात में इन्वॉल्व होने से? मुझे ये बात खानदान के कुछ और लोगों ने भी कही थी। देख लीजिए बाप, ये औरत पूरे खानदान को बदनाम करने पे तुली हुई है। ठीक कह रही है। सुहेल साहब, मैं नहीं चाहती कि एक गैर मर्द, वो पता नहीं किस खानदान का है, मुस्तकिल एक घर में रहे जहाँ पे मेरी बहू रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेने गई थी मैं जोहा को, लेकिन हाजरा ने भेजने से इनकार कर दिया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पी गई, क्या करती। तो अब क्या करना है? मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है वो खानदान वालों से कहकर उन पे दबाव डलवाएं कि हाजरा जो है मलिया और इफ्तिखार का रिश्ता ना करे। मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं, इंतहाई जहर लगता है। हाजरा के घर का माहौल खराब करने में बहुत बड़ा हाथ है उस आदमी का। मुझे अंदाजा है इस बात का। अब आप यही देख लीजिए ना, अदालत में भी घर का कोई फर्द नहीं आता, वही आता है, वही हमसे मुकदमा लड़ता है। तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या करती, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब से मुझे पता चला कि हाजरा बेगम उस लड़के का रिश्ता अपनी मलिया से कर रही, फिर नहीं रहा गया मुझसे, बस इसीलिए बुला लिया आप। ठीक है, तो मैं पहले जाके उनसे ये बात करता हूँ। अगर मामला हल हो गया तो अच्छा है, वरना फिर खानदान के दूसरे लोगों से दबाव डलवाऊंगा। मैं तो ये भी चाह रही हूँ कि ना सिर्फ ये रिश्ता तोड़वाया जाए, बल्कि उस लड़के को धक्के देके घर से भी निकलवा दिया जाए। ये बात ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। चाय लाती हूँ मैं आपके लिए। देख लिया आपने अंकल, जहाँ बहुत खुशी से आपने आपी की शादी करवाई थी, उन्हीं लोगों ने आपी का क्या हाल किया। नहीं मलिहा, गलत बात मत करो, इसमें इनका क्या कसूर? मैं मानता हूँ कि सुरैया बेगम ने जुआ के साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन इसका शौहर तो एक अच्छा इंसान था। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अयाज की मोहब्बत और खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। जब मैंने सुना है कि आप लोगों ने मलिया का भी कहीं रिश्ता तय कर दिया। जी भाई साहब, आपने ठीक सुना। तो किसी गैर कौम में रिश्ता किया है आपने? नहीं अंकल, वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, एक ही कौम है हमारी। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब ये कि नस्ल, जबान और रस्म रिवाज से है। अंकल, अब आजकल इन बातों से क्या फर्क पड़ता है?
बहुत फर्क पड़ता है। तमाम खानदान में लोग पूछ रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। तो भाई मैंने यही कहा कि मैं जाता हूँ, पता करता हूँ कि क्या बात है। आपने इफ्तिखार को तो देखा है, उसी के साथ रिश्ता तय हुआ है। तो क्या खानदान में लड़कों की कमी है जो आप बेटी को एक गैर कौम में दे रही हैं? माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ एक कौम पर यकीन रखती हूँ और वो है मुसलमान कौम। आप लोग की तरह मैं बरादरियों में नहीं बटी हुई। वैसे अंकल आपको किसने बताया मलीहा के रिश्ते के बारे में? हमने तो किसी को नहीं बताया। बेटा ऐसी बातें पता चली जाती हैं और मुझे तो ये भी पता है कि सुरैया बेगम तुम्हें वापस लेने आई थी। तो इसका मतलब है सुरैया बेगम ने आपको बताया? जी हाँ। तो फिर उन्होंने ही भेजा होगा आपको? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ इसलिए कि आपको इस बात से रोक सकूं कि अभी निकाह नहीं हुआ, इनकार किया जा सकता है। नहीं अंकल, हम जबान दे चुके हैं, अब ये रिश्ता अटल है। और हाँ प्लीज, आप जाके खानदान वालों को बता दें कि हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये जात बरादरी के जो असूल है ना, ये अपनी बेटियों पर आजमाएं। मलिया, मलिया। माफ कीजिए भाई साहब, आप तो मलिया के मिजाज को समझते हैं। जब उसे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। अंकल आई एम सॉरी, आपका मशवरा सर आंखों पे, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर सकते। ठीक। मामा जी, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। और ना पुत्र, ना परेशानी किस बात की? मामा जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मामा मामी और शन्नो को हमेशा खुश रखूं, आप लोगों की खिदमत करूं, क्योंकि आप लोगों ने पूरी जिंदगी मेरी खिदमत की है। अब मेरा फर्ज बनता है। लेकिन ओ पुत्र, ये तो तेरी फर्माबरदारी है ना। लेकिन मामा जी, ये शादी के मसले में मुझे एहसास होता है कि मैं आप लोगों का मुजरिम हूं। और ना पुत्र, ना इस तरह नहीं सोचते। लेना अपनी पसंद की शादी करना तेरा हक है और फिर अल्लाह ताला का हुक्म भी है। हाँ मामा जी, लेकिन शन्नो और मामी जी इस शादी से खुश नहीं है। तो ये भी कुदरती बात है। देखना, गुस्सा नाराजगी उधर ही होती है जिधर इंसान का प्यार मोहब्बत होता है। मामा जी, मुझे डर ये है कि मामी जी और शन्नो अगर मेरी खुशियों में शामिल ना हुई तो। किस तरह शरीक नहीं हो गए हैं? तू मजाक है? आराम से नहीं आएंगे तो कंन से पकड़ के लेके आऊंगा। नहीं मामा जी, आप उनको कान से मत पकड़िएगा, बल्कि मैं खुद जाकर उनके पांव पकड़कर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आ जाएं। शाबाश पुत्र, बस तेरी यही बातें हैं ना जिनको सुन के सीना बहुत चौड़ा हो जाता है। मामा जी, आपसे एक इजाजत लेनी थी। अगर मैं गांव चला जाऊं तो? वो वैसे तो इजाजत ही इजाजत है, पर पुत्र मेरी कोशिश ये है कि दोनों खुद आ जाए ना तो ज्यादा अच्छी बात है। मामा जी, असल में मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, वो इसलिए कि शादी की तारीख भी तो लेनी है। और यार तू क्यों इतनी फिक्र करता है तारीख पुत्र? मैं हूं ना। ऐसे करेंगे कि मैं तेरी मालकिन से मिलकर तारीख तय कर दूंगा, तो रस्म आके तेरी मामी पूरी कर देगी। शादी में इसी तरह ही चलता। अब तू परेशान ना हो, तू चीजें लेके अंदर पहुंच, मैं चाय लेके आता हूँ, नाश्ता करके कचहरी जाने वाला ही हूँ। ठीक है चल पहुंच। मामा जी, चीनी किधर रखी है? पानी पुत्र, पानी। ओके। अस्सलाम वालेकुम अभी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हुआ? भाभी, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था और कुछ सामान लेकर आया था मैं। कैसा सामान? वो अदनान का दूध, आपकी दवाइयाँ, फल और कुछ चीजें मम्मी ने आपके लिए दी थी। क्या मतलब? क्या हम लोग अदनान को दूध नहीं पिला सकते? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी और अदनान के खाने पीने का और इलाज की जिम्मेदारी आपकी नहीं, हमारी बनती है। इस बात का एहसास अगर तुम्हारी माँ पहले कर लेती तो आज जोहा को ये दिन तो ना देखने पड़ते। आंटी, मैं
पुरानी बातों की दफा करने नहीं आया। अम्मी प्लीज। भाभी, आंटी को कहने दें, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और अदालत से हमने सुलह के लिए टाइम मांगा है। भाभी, ये मम्मी ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे। नहीं शराज, ये प्लीज उनको वापस कर दो और मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। और ये भी कह देना अपनी अम्मी से, जोहा की माँ अभी जिंदा है, वो बेसहारा सही लेकिन अपने तमाम असासे बेचकर अपनी बच्ची का इलाज करवा सकती है। भाभी प्लीज, आप ये रकम रख लें, ये समझ लें कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको। नहीं शराज, ये पैसे तुम वापस ले जाओ प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम अपनी भाभी की मदद नहीं कर रहे बल्कि हमारी इंसल्ट कर रहे हो। तुम यहां मिलने तो आ सकते हो लेकिन आइंदा ये रकम और चीजें लेकर मत आना। अगर आप लोगों को तौहीन महसूस हो रही है तो आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे भाभी और अदनान से मिलने के लिए मत रोकिएगा। ये बच्चे दिमाग खराब कर। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी जो आगे तुम्हारे काम आएगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते। घर घर ही नजर आना चाहिए, स्कूल नहीं बनना चाहिए। चलो स्कूल ना सही, क्रिकेट टीम तो बना सकते हैं ना। फजूल बातें बंद करो, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया मैंने यहाँ पे। हाँ बोलो, किस लिए बुलाया था? इफ्तिखार, तुम्हें ये तो पता है ना कि हालात काफी साजगार हो गए, अम्मी भी राजी हैं, आपा की तबीयत भी माशाल्लाह काफी बेहतर हो गई है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे खानदान के लोगों की तरफ से साजिश की बू आ रही है। तुमने ये कैसे महसूस की? वो जो हमारे खानदान के सो कॉल्ड चौधरी है ना, सोहेल अंकल, वो घर आए थे, काफी जहर उगल के गए हैं। वो तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अम्मी को मनाएं ताकि ये रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम यकीन करो मैंने उन्हें काफी खरी खरी भी सुनाई है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये खानदान वालों को अपने ही अजीजों की खुशियां हजम क्यों नहीं होती। तुम कोशिश करो कि इसी हफ्ते कोई तारीख तय हो जाए। देखो, हम ज्यादा धूम धड़ाका नहीं करेंगे, खामोशी से सारी रस्में अदा कर देंगे, लेकिन प्लीज थोड़ी जल्दी। मामी और शन्नो ने भी हमारे रिश्ते से नाराज होकर शरीक ना होने की धमकी दे दी है, और अगर मैंने उनके बगैर तारीख ले ली तो समझो कि मैंने खुली दुश्मनी मोल ली। फिर ये मसला कैसे हल होगा इफ्तिखार? मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा, फिर खुद गांव जाकर उन्हें मना कर ले आऊं। इफ्तिखार, हमें जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि जरा सा भी कोई मसला हो गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह खैर करेगा। कमन। जी शेर साहब। तशरीफ रखिए सदीक साहब। हाँ हाँ बैठे हैं आप। सदीक साहब, आपकी वफादारी इदारे के साथ होनी चाहिए, और आज भी आप उस शख्स से वफादारी निभा रहे हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है। हम मुझे गलत समझ रहे हैं साहब। ऑफिस के मामलात के अलावा आप एयाज भाई के दिगर कामों में भी शरीक रहे हैं। मेरा मतलब है कि उनके पर्सनल अफेयर्स में आप इन्वॉल्व थे या नहीं? जी। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि अयाज भाई ने कहां कहां रकम इन्वेस्ट की है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कहां कहां एहसास हैं, कितने हैं? जवाब दे सदीक साहब, आप खामोश क्यों हैं? आप मुझे क्यों गुनहगार करना चाह रहे हैं शिराज साहब? इसमें गुनाह की क्या बात है?
अयाज मेरा सगा भाई था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि उनके एहसासों की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? मैं मतलब 3-4 दिन का। ठीक है, सोच लें, और ये भी सोच लें कि इदारे से वाबस्ता रहने के लिए इदारे से वफादारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैं आप जैसे ईमानदार शख्स को खोना नहीं चाहता। तारी पुत्र, गया था तू देर से, वापस आ गया है जल्दी, सब खैर तो है ना? जी मामा जी, मामा जी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे देखकर हैरान तो हो रही होंगी, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। खैरियत तो है? दरअसल वो शिराज साहब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अयाज साहब के पर्सनल असासों की सारी तफसीलात उन्हें बताऊं। क्या मतलब? अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। आप जो भी जानते हैं उनको साफ साफ बता दें, अपनी मुलाजमत बिल्कुल कुर्बान ना करें। और वैसे भी अयाज ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया कि आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत पड़े। अब ये सारी बातें वो आपसे बराह रास्त भी पूछ सकते थे, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहे हैं। इसलिए कि उनकी नीयत साफ नहीं है। ठीक कह रही हैं आप उनको सब कुछ बता दें, और उसके बाद भी अगर वो मुतमईन ना हो तो उनसे कहें कि मुझसे यहाँ आके बात करें। और उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि अयाज भाई के जो भी एहसास थे वो मेरी बहन और उनकी औलाद के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। पुत्र तू गर्म कपड़े जरूर रख लेना, उधर पंजाब में सर्दी शुरू हुई है। जी मामा जी, अपने ही घर जा रहा हूँ, वहाँ हैं मेरे कुछ कपड़े, गुजारा हो जाएगा। पैसे कैसे रख लिए ना? जी मामा जी, पैसे रख लिए मैंने, और इंशाल्लाह वापसी में शन्नो और मामी जी को बाय एयर ही लेकर आऊंगा। देख लेना, शन्नो तो बहुत डरती है जहाज में बैठने से। ओए कौन है? आ गए। एक मिनट एक मिनट, ओ बस कर दो बस। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। और मैं बेटी शन्नो। तारी तो तुम लोगों को लेने पिंड जा रहा था, तुम लोग इधर पहुंच गए। इफ्तिखार, और तूने कहीं भूख हड़ताल तो नहीं की हुई? मामी जी कैसी भूख हड़ताल? हाय, शन्नो ने तो मेरा जीना अजाब कर दिया था।
कहती है जल्दी चलो, इफ्तिखार ने भूख हड़ताल की हुई है, तो कहीं भूख में मर ना जाए। वो क्या बातें कर रहे हो? तू चुप क्यों है? बताना कि इसने क्या कहा था। तुमने मुझे फोन पे नहीं कहा था कि तुम भूख हड़ताल करो? कहा था ना, बताओ सच अभी। ओ हाँ मामी जी, वो मैंने शन्नो को फोन पर धमकी दी थी कि अगर ये आपको लेकर कराची नहीं पहुंची तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। मेरी शन्नो को तू ऐसी धमकियां ना दिया कर, वो तो रो रो के मर जाती कि तू कहीं भूख हड़ताल से मर ना जाए। वो किस किस्म की फजूल गुफ्तगू हो रही है भाई इधर? आप लोग आए कैसे? जहाज पे आए हैं। पर जहाज से तो शन्नो बहुत डरती। हाँ मुझे बड़ा डर लगता है, मगर ना इसकी भूख हड़ताल में ना मैं भूल ही गई कि मुझे डर लगता है। अच्छा चलो चलो अंदर चलो चलो, मैं सामान लेकर सामान उठा। चलो शाबाश, चलो चलो। आइए आइए सदीक साहब, आप ही का तो इंतजार कर रहा था। बैठे। सोचा चाय साथ पी लेते हैं। शिराज साहब, इस कागज पर मैंने अयाज साहब के उन तमाम असासों की इंफॉर्मेशन लिख दी हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। अगर इसके अलावा उनकी कोई दूसरी जायदाद है तो वो मेरे इल्म में नहीं। इन असासों की फाइलें या डॉक्यूमेंट्स कहाँ है ये तो जानते होंगे आप। कुछ तो टेबल की ड्रॉर में होते हैं। नहीं, यहां तो कुछ नहीं रखा हुआ, सारे ड्रॉर्स खाली हैं। और कुछ उनके पर्सनल लॉकर्स में होते हैं। ये हुई ना बात। अब लॉकर्स की चाबी कहाँ है ये तो जानते होंगे आप। जी नहीं, मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन अंदाजा है कि कभी लॉकर की चाबी बेगम साहबा के पास होती थी और कभी याद साहब के पास। कभी भाई ने आपको चाबी लेने घर भेजा हो या भाभी के साथ कभी बैंक गए हो और भाभी ने लॉकर ऑपरेट किया हो? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, चलिए चाय लीजिए। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे आपको मेरी बात समझ में आ रही। चाय लीजिए। तेरी बेवकूफियों की वजह से ना मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। अम्मा भूखा मर जाएगा, भूख हड़ताल कर लिए, जल्दी चल। वो यहाँ बैठा ऐश कर रहा है। मामा मुझे क्या पता था। चलिए मत प्यार कर उससे इतना, मत कर। वो बड़ा ही बेमरबत है। देखना हमारे एहसान भूल गया वो। से अम्मा इतना बुरा भी नहीं है। अब देखो ना, हमें मनाने के लिए ना गांव जा रहा था और इस वक्त ना उसका मतलब अटका हुआ है, और मतलब निकल जाएगा ना तो उसी तरह नजरें फेर लेगा जिस तरह उसने रिश्ते से इनकार किया है। तो बस सही है, ऐसा करते हैं ना, हम गांव वापस ही चले जाते हैं। जब तक तारी के रिश्ते का मसला तय नहीं हो जाता कोई इधर से कहीं नहीं जाएगा। मैंने नहीं जाना उसकी बारात पे, तू ले जाना उसकी बारात। और ना मैंने शादी पे उसकी ना चूड़ियां पहनी तो ना मेहंदी लगानी है। ना मेरा पुत्र, हौसला नहीं हारते। देखना जिंदगी में इंसान की हर मुराद पूरी नहीं होती, पर जो भी उसके नसीब में होता है वो उसको जरूर मिलता है। मैं नहीं इस बात को मानती। अपना सबक ना अपने पास रखो। मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है, मैं जिंदगी भर ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक है बतूल, मैं समझता हूं, मुझे भी दुख है, पर भूल जा सब कुछ, और कुछ नहीं तो मेरी खातिर ही भूल जा। अब्बा आप ना ये अम्मा के साथ ना जज्बाती बातें ना करें। अब नहीं मेरा बच्चा, मैं जो कुछ कह रहा हूं ना अपने दिल से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। हमने उसे पाला पोसा जवान किया, अब सारी जिंदगी की मेहनत पे
इस तरह पानी तो नहीं फेर सकते ना। वो हमारी औलाद है, उसकी ये खुशी भी हमने ही पूरी करनी है। जाओ जाओ, शाबाश, तुम दोनों जाके मालकन से उनकी शादी की तारीख तय कर लो। जाओ। मैंने नहीं जाना। जिद नहीं करते पुत्र, और मेरी खातिर मान जाओ। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, कुछ वक्त दे सोचने का, फिर देखती हूँ। ठीक है भाई, तू ये सोचने वाला शौक भी पूरा कर ले। सोच ले, पर जरा जल्दी सोची। जिस दौलत की खातिर वो मेरे बेटे को अपने कब्जे में करना चाहती हैं, मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही उनके हवाले कर दूं। क्या कहा आपने? तो हमारी जान तो छूट जाएगी ना। ठीक कह रही है जोहा, हमें कोई लालच नहीं है। अम्मी, आप दोनों बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अयाज भाई अपने मरने से पहले कुछ सोच समझ के अपनी औलाद के नाम सब कुछ करके गए होंगे ना। अम्मी, अब हमारा फर्ज बनता है कि उस अमानत की हिफाजत करें। क्या तुम हिफाजत कर सकोगी? जी बिल्कुल, कर सकती हूँ मैं। फजूल बातें मत करो मलिहा। कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको पालोगी या फिर जोहा के बेटे के लिए उन मक्कार लोगों से जंग करती फिरोगी? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही अगर अम्मी ठीक कह रही हैं तो आपने मेरे नाम जो वसीयत लिखी है उसमें ये क्यों लिखा कि मैं अदनान को माँ बन के पालूंगी? क्यों? मलिहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। जब से सिद्दीक साहब घर आए हैं मैं तो खौफसदा हो गई हूँ। मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप ही, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरा यकीन करें, मैं अदनान को सारी जिंदगी माँ बन के पालूंगी और उसके हुकूक दिलाने तक मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। तुम अकेली क्या कर लोगी? सुरैया बेगम का मुकाबला कर सकोगी तुम? जी कर लूंगी अम्मी। और आपने ये कैसे कह दिया कि मैं अकेली हूँ? इफ्तिखार है ना मेरे साथ। जब शादी से पहले वो हमारा साथ दे रहा है तो शादी के बाद तो वो बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा हमारे लिए। लेकिन फिर भी मलिहा, ये बहुत सीरियस बात है। तुम एक दफा दोबारा सोच लो। अभी मैंने सोच लिया है। प्लीज आप मुझ पे ट्रस्ट करें और आइंदा मायूसी की बातें मत करिएगा। मामी जी प्लीज, मेरी खुशियों का सवाल है, मान जाइए ना। शनो, तुम ही समझाओ ना मामी जी को। मामी जी प्लीज। तुझे अपनी खुशियों का बड़ा ख्याल है और दूसरों की खुशियों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। मामी जी, आपने मुझे जो सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरी शादी करवा देना। क्यों? जो मलिया को पसंद किया था, मशवरा लिया था हमसे, कर लो खुद ही जाके शादी। नहीं, ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। मेरे सर पे सहरा भी आप लोगों ने ही सजाना है। चुप कर जा। तुम्हारी इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मामी जी प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं आपका बेटा बनकर आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। ना मेरे पैर भी पकड़ो ना। मैं आप दोनों के पैर भी पकड़ूंगा और आपसे माफी भी मांगूंगा हाथ जोड़कर। प्लीज कल तारीख लेने चली जाइए। नेक बख्तो, मान जाओ उस गरीब की। किस तरह मिन्नतें कर रहा है तुम लोगों की। और इतनी फिरौन ना बन। देख, अपनी औलाद भी होती ना तो इस तरह मिन्नतें समाजते ना करते। और एक बात क्यों भूल जाती हो तुम लोग कि ये वकील है, ये चाहता ना तो कोर्ट में जाके लड़की के साथ अपनी मर्जी से निकाह पढ़वा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हारी इज्जत रखी है तो तुम भी उसकी इज्जत रखो। मान जाओ। ठीक है, कब जाना है और कौन सी तारीख रखनी है? थैंक यू मामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मामा जी। क्या बात है, आज तो मेरा बेटा बड़ा शाश बशाश लग रहा है। मम्मी जी, आज तो आपको मेरी जहानत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा तीर चला लिया आपने?
दिल थाम कर ये कागज तो पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें? क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम मुझे ज़बानी पढ़ के बता दो भाई। मम्मी जी, इस कागज के अंदर उन तमाम असासों की तफसील लिखी है जो अयाज भाई की मिल्कियत है और हमारे इल्म में नहीं थे। क्या मतलब? पहले सुनिए, अयाज भाई ने हमसे छुपकर क्या क्या जायदाद बनाई। मुख्तलिफ कंपनियों के 1.5 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद रखे थे जाती, और डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट भाई के नाम है। रियाज ने कभी प्लॉट का जिक्र तो नहीं किया मुझसे। आगे तो सुनिए जरा। 80 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड के अलावा 50 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट भाई और भाभी के नाम है। ये सारी तफसील तुम्हें बताई किसने? हमारे अकाउंटेंट ने, भाई के राजदार ने। मैंने जब जब उसे धमकी दी, एक एक सच उगल दिया उसने। और ये सारा का सारा माल है कहाँ? बैंक के लॉकर में महफूज है, और लॉकर की चाबी गालिबन भाभी के पास होगी। गालिबन नहीं, यकीनन जोहा के पास है। मम्मी, खानदानी जायदाद के अलावा हमें यह सब माल भी हासिल करना होगा। शिराज, तुमने तो मेरा दिमाग हिला के रख दिया। ऐसी नहीं, मैं जोहा के खिलाफ थी। इंतहाई मक्कार और चालाक औरत है। और याद रखना, ये सब जायदाद वो अपनी बहन और माँ के नाम करके मरेगी। मम्मी, अब तो आप पोते को किसी भी हालत में हासिल करें। शिराज, तुम पैसा पानी की तरह बहा दो। अदनान की वापसी अब हमारी बका के लिए इंतहाई जरूरी है। फैसला चाहे अदालत के अंदर हो या अदालत के बाहर, हमारे हक में होना बहुत जरूरी है। मुझे हर हाल में अपना पोता चाहिए। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।